हाय एवरीबॉडी, नमस्ते 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 नमस्ते। आई होप आप सारे लोग बहुत जबरदस्त हैं, बहुत मस्त हैं। और जैसे ही आप जबरदस्त हैं, आज का सबसे बड़ा धमाका कर रहा हूं मैं। अगर आप सारे लोग जबरदस्त है, मस्त है, तो अन अकेडमी भी आप लोगों के लिए लेके आया है अन अकेडमी पावर प्ले। ये अन अकेडमी पावर प्ले आपको सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है। फ्री फ्री फ्री। भैया बात को समझिए। हम सीधे एक बात कहते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक्सक्लूसिव 7 डेज फ्री ट्रायल, एक्सक्लूसिव 7 डेज फ्री ट्रायल है दोस्तों। 7 डेज फ्री ट्रायल। आपको 7 दिन तक एक भी पैसा नहीं देना। 17 अप्रैल तक अगर आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करते हो, तो डिस्क्रिप्शन लिंक जो दिया हुआ है आपको, उस पर जब आप क्लिक करते हो, कमेंट बॉक्स में पहला है लिंक, क्लिक करते हो तो आपका एक विंडो खुलेगा जहां पर केवल आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और बटन दबाना है स्टार्ट अ फ्री ट्रायल का। आप 7 दिन तक हमारी क्लासेस फ्री में देख सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो बेस्ट इन क्लास स्टडी मटेरियल का। तो देर किस बात की है? ये देखिए, ये क्यूआर कोड भी लगाया हुआ है आपके लिए। अगर आप इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं तो सीधे ये आपको डायरेक्टली आपको ये ले जाएगा अपने 7 डेज के फ्री ट्रायल में। इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। हमने कहा ना, हम पहले भरोसा करते हैं एक ही स्लोगन पे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यह है बच्चों वो बैच जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं। फ्री ट्रायल कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। बैच का नाम है संकल्प और टैगलाइन है 7 पाएं बुलंदियां। मैं गारंटी देता हूं आपको कि भैया आपकी जितने भी एजुकेटर हैं वो कमाल धमाल मचा देंगे, इस बात की गारंटी है। देखिएगा, अखिलेश सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, अंकित ओबरॉय सर और साथ में उनके शशांक साबू सर आपको पढ़ा रहे हैं बिजनेस लॉ, और हितेश सर आपको पढ़ा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन लोगों के ध्यान से चेहरे देख लीजिए। हम लोग इंडिया का बेस्ट बैच आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, बेस्ट बैच। अगर आपने टीम संकल्प से पढ़ लिया तो मैं आपको पास होने की गारंटी देता हूं। आपको केवल बैच से पढ़ना है, अपना होमवर्क करना है और टीचर की बताई हुई बातों पर चलना है। आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत पास होने से नहीं रोक सकती, गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात की। ध्यान से सुनिएगा, यह आपका टाइम टेबल है। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 15 अप्रैल से। आपका दिन चालू होगा लॉ के सब्जेक्ट से सुबह 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। मंडे से सैटरडे लॉ पढ़ाएंगे अंकित ओबरॉय सर और अंकित ओबरॉय सर के साथ शशांक साबू सर। उसके बाद 15 मिनट के ब्रेक के बाद आपका चालू हो जाएगा इकोनॉमिक्स। अखिलेश डागा सर आपको पढ़ाएंगे, यह भी 15 अप्रैल से। 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद 10:15 बजे से यह चालू हो जाएगा। फिर 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको 10:15 से 11:45 के बाद। फिर आपकी मैथ्स की क्लास चालू हो जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हितेश परमार सर आपको पढ़ाएंगे 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। उसके बाद आपको पूरे 30 मिनट्स का लंच ब्रेक मिलेगा और फिर आखिरी में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जी हां, आज से मेरी क्लासेस चालू हो रही हैं। आज ठीक 2 बजे से मेरी क्लासेस चालू हैं। 2 बजे से आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो उस लिंक पर जाके। और उसके बाद आपका नो क्लास जोन है, मतलब हम आपको पूरा टाइम दे रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए। देखिए, इस वाले सब्सक्रिप्शन का आप ट्रायल ले सकते हो, 7 डेज फ्री ट्रायल, जिसमें आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, इंडिया की बेस्ट टीम मिलेगी, क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और क्या चाहिए भाई, इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं हो सकती। आइकॉनिक एक और हमारा वेरिएंट है जिसके अंदर प्लस के तो सारे सब्सक्रिप्शन है ही हैं, प्लस के तो सारे बेनिफिट हैं ही हैं, साथ साथ में
1-on-1 लाइव मेंटरशिप सेशन और साथ में प्रिंटेड बुक्स भी मिलेंगी। ये आपके 2 प्लान बता दिए। आप हमारी बुक्स अनअकैडमी के पोर्टल से भी खरीद सकते हो, जहां पर न्यू सिलेबस की कलरफुल बुक्स अवेलेबल हैं। सर किस प्रकार की वो बुक्स दिखती हैं? इस प्रकार से दिखती हैं वो बुक्स, देख लीजिए, इस प्रकार से वो बुक्स दिखती हैं, इस प्रकार से ऐसे करके वो बुक दिखेंगी आपको। आइए सर आगे की बात बताइए। अब जब मैं आगे की बात बताता हूं बच्चों, तो अब आते हैं हम अपने लेक्चर पे, अपनी डेमो क्लास नंबर 5। लास्ट 4 लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताया। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बाद मैंने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बताए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बाद मैंने आपको फा बताया, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के बाद मैंने आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताई कि डिस्क्लोजर कैसे 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 होगा। जी सर बिल्कुल बताया था। चलिए दोस्तों आगे की बात आज चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। अब आज ध्यान से सुनिएगा। जब हम इतनी बातें कर चुके, तो अब मैं आपसे कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर ये अकाउंटिंग है क्या? सर मुझे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बताओ कि ये अकाउंटिंग क्या चीज है। मुझे सर थोड़ा ये बताइए, मुझे सर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग समझाइए कि सर ये अकाउंटिंग होता क्या है, मेरे को समझाइए। आओ बच्चों मैं आपको समझाता हूं। एक बात बताइए, आपको अकाउंटिंग ऐसे समझ में नहीं आएगी। अकाउंटिंग समझने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। सर कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे? समझिएगा बात को, मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि एक ये हमारे सर हैं, बोलो कौन है ये? मान लो ये हमारे शशांक सर हैं, लॉ वाले, मिस्टर साबू। ये हमारे साबू भैया हैं। साबू भैया क्या काम करते हैं? अरे ये क्या हो गया साबू भैया को? अरे साबू भैया कहाँ रह गए भैया? साबू भैया जल्दी आओ। आ गए। साबू भैया क्या काम करते हैं? साबू भैया चाय मतलब टी और पकोड़ा, चाय और पकोड़ा की रेडी लगाते हैं। रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं। अब एक बात बताइए, जब आप किसी ठेले वाले से कोई चीज खाते हो तो क्या वो आपको बिल देता है तुरंत? क्या आपको लगता है भारत में ये जो चाय वाले, ठेले वाले, समोसे वाले, छोले भटूरे वाले, छोले कुलचे वाले, ब्रेड टिक्की वाले, क्या आपको लगता है वड़ा पाव वाले, ये लोग अकाउंट्स बनाते होंगे? क्या ये अपना अकाउंटेंट रखते होंगे क्या? नहीं सर, नहीं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, मैं आपको पूरा का पूरा अकाउंटिंग का मतलब समझा दूंगा। साबू साहब चाय का एक ठेला लगाते हैं। अब ये अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, वॉन्ट्स टू अपग्रेड। जब मैं कह रहा हूं साबू साहब अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि सर मैं ठेले से अब अपनी शॉप खोलना चाहता हूं। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बात है साबू सर, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल खोलो, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अब भैया साबू साहब ठेले से अपनी दुकान पर जाना चाहते हैं, तो क्या मैं कहूं दुकान को खोलने के लिए साबू साहब को फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? बताओ। अरे भैया पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपको ठेले से शॉप खोलनी है तो आपको पैसे चाहिए होंगे कि नहीं? अब मेरे बेटा यहां आ जाती है मेरी पहली क्लास। क्या कि सर पैसा तो 2 प्रकार का हो सकता है, एक ओन मनी खुद का पैसा और एक लोन मनी लोन पर लिया हुआ पैसा। अगर साबू साहब के पास ओन मनी होता
तो क्या मैं बोल सकता हूं उसको मैं कैपिटल बोल देता, क्योंकि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेस इन इट्स फर्म। अब पंगा यह है कि अगर साबू साहब के पास पैसा ही होता तो वो ठेला थोड़ी लगा रहे होते, उनके पास तो पहले ही खचाखच भरी हुई दुकान होती कि नहीं होती। इसका मतलब अब मामला फंस गया। अब साबू साहब को क्या चाहिए होगा? अब साबू साहब को चाहिए होगा लोन मनी। अब लोन मनी लेने के लिए साबू साहब बैंक में जाते हैं। जब लोन मनी लेने के लिए साबू साहब बैंक में गए तो क्या साबू सर की शक्ल देख के बैंक वाले लोन दे देंगे क्या? बैंक वाले लोन फेस देख के देंगे या फिर पेपर देख के देंगे? बोलो, बैंक वाले लोन क्या देख के देंगे? फेस देख के देंगे या पेपर देख के? बैंक वाले कहेंगे तुम्हारे चेहरे का क्या मैंने अचार डालना है क्या? भैया मुझे तो पेपर दिखाओ, अगर पेपरों में दम होगा तो मैं आपको लोन दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। मैंने अभी आपको अकाउंटिंग का मीनिंग बताया तक नहीं है, मैंने अभी आपको कोई अकाउंटिंग का मीनिंग नहीं बताया। अभी तो मैं केवल और केवल किस चीज की बात कर रहा हूं? अभी तो मैं केवल और केवल बात कर रहा हूं हमारे, केवल और केवल जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या है। ठीक है सर। अब जब आगे डिटेल में बात करनी चालू करी तो क्या बात निकल के आती है? तो ये बात निकल के आती है दोस्त, तो ये बात निकल के आती है कि भैया अब चाहिए पेपर। नाउ मिस्टर साबू नीड्स पेपर्स। अब जब साबू सर को पेपर चाहिए तो साबू सर जाते हैं, पेपर्स मतलब साबू सर को चाहिए उनका ट्रेडिंग अकाउंट, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनकी बैलेंस शीट, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न। जब भी कभी आपको लोन लेने जाना होगा तो ये चार बातें आपको चाहिए होंगी। अब साबू साहब के पास ये कुछ नहीं है, साबू साहब जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, मतलब हम जैसे लोगों के पास। अब साबू साहब हमारे पास आ गए। कभी भी एक अच्छा सीए किसी काम के लिए मना नहीं करेगा। मैं कहूंगा हाँ हाँ सर आओ, बिल्कुल आओ, क्या चाहते हो? कह रहे यार देखो ऐसा है सर जी, मैं तो रोड पर पकोड़े की ठेली लगाता था, अब मेरे को ना अपनी दुकान खोलनी है। जब मैं बैंक में गया, बैंक वाले कहते पेपर लाओ। अब यार जरा सोच के देखो सर, यार मैं कहां से लाऊं पेपर? अरे मैं तो रोड पर ठेली लगाने वाला हूं, ना मेरे पे कोई अकाउंटेंट है, ना मैं कोई हिसाब रखता। उन्होंने कह दिया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस लाओ बना के, इनकम टैक्स रिटर्न लाओ। अरे मैं कहां से बनाऊं? मेरे को तो आज तक ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता क्या होता है, तभी तो आपके पास आया हूं। अब आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा यार बात तो सही है, आपको तो ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, तो अब आप अकाउंट्स कैसे बनाओगे? मैंने कहा चलो सुनो आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मैं उनके पास गया, मैंने कहा एक बात बताओ, आपका बिजनेस है, अब आप लोग सारे लोग ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक बात सुनो शशांक सर, आपका बिजनेस है टी और पकोड़े का। उसने कहा हाँ जी, टी और पकोड़े का बिजनेस है। मैंने कहा चलो इसके अंदर हम दो कंपोनेंट डिवाइड कर देते हैं, एक हो जाती है आपकी सेल्स और दूसरी हो जाती है आपकी कॉस्ट। भैया अगर मुझे आपका प्रॉफिट लॉस निकालना है तो मुझे तो यही चाहिए ना बस कि आपकी लागत कितनी आ रही है और आप बेच कितने की रहे हो। मैंने कहा हाँ सर ठीक है। कहता हाँ सर बिल्कुल बात सही है आपकी। मैंने कहा साबू सर एक बात बताओ, आप जो माल बेचते हो या तो वो माल आप मतलब चाहे आप कैश में बेचते होगे? सर कैश में बेचते होगे मतलब? कैश में बेचते होगे मतलब आपके पास जो आदमी चाय पीने आता होगा वो चाय पीता होगा और आपको पैसे देता होगा। आपने देखा होगा आजकल हर एक छोटे से छोटे दुकानदार के यहां क्यूआर कोड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? बोलो बोलो। हाँ, तो या तो सर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे
एक्सेट्रा से पेमेंट लेते होगे, और या फिर बेटा कई बार चाय वाले उधारी पर मतलब क्रेडिट पर भी तो दे देते हैं कि नहीं। इसके तीन के अलावा तो कोई और चौथी चीज नहीं हो सकती ना, बोलो। तीन के अलावा तो कोई और चौथी चीज नहीं हो सकती। नहीं हो सकती सर, बिल्कुल नहीं हो सकती। कॉस्ट में क्या मैं कहूं, सबसे पहले उनके मटेरियल की कॉस्ट होगी। मटेरियल भी क्या मैं कहूं, वो मटेरियल भी ये कैश में परचेज कर सकते हैं। कैश में परचेज करने के साथ साथ ये क्रेडिट में भी परचेज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये फोन पे, गूगल पे एक्सेट्रा पर भी तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मटेरियल के अलावा इनकी लेबर होगी जो पकौड़े तलती होगी, और लेबर के अलावा इनके कुछ और खर्चे होते होंगे। बोलिए यही सब होता होगा कि नहीं होता होगा, बताएं। एक बिजनेस में यही सब तो होता होगा। मैंने अभी तक इनकी अकाउंटिंग करनी चालू नहीं करी है। मैंने तो केवल इनसे यह कहा कि जरा अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दो। मैंने कहा आपके बिजनेस के दो ही पार्ट है, सामान खरीदना, सामान बेचना। सामान खरीद के लाना, उससे चाय पकौड़े बनाना और चाय पकौड़े बेचना, यही तो काम है ना साबू साहब का। अब भैया मैंने कहा देखो सर आप सेल कैसे करते होगे बताओ, मैं आपको बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊंगा, सुनते रहना। आपने कहा सर सेल कैसे करते होगे। साबू साहब ने कहा सर कुछ सेल कैश कर देता हूं। तो मैंने कहा फिर ये गूगल पे फोन पे के स्कैनर क्यों लगा रखे भैया। वो कहते हैं सर कुछ सेल होती है जो यहां से उठा लेता हूं, मतलब किसी के पास कैश नहीं होता तो कहता हूं ठीक है भाई गूगल पे कर ले यार, कोई नहीं। अच्छा, मैंने कहा बस। कहता नहीं नहीं सर, मैंने कुछ दुकानें भी फिक्स करी हुई हैं जहां हर दिन मेरी चाय जाती है सुबह शाम की, इनसे मैं हर महीने के पैसे ले लेता हूं। यही तो तीन तरीके हो सकते हैं ना। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। सिमिलरली यहां पर भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। अब जरा सोच के देखो ना यार, अगर मैंने एक दिन की जितनी भी कैश सेल करी है, क्या मैं एंट्री नहीं मार सकता पूरे दिन की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने जितनी भी गूगल पे फोन पे करी है, उस पेटीएम करा है, उसकी स्टेटमेंट मेरे पास आती होगी कि नहीं आती होगी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता पेटीएम डेबिट, गूगल पे डेबिट, फोन पे डेबिट, कह सकता हूं कि नहीं टू सेल्स अकाउंट। बोलो। जब मैं बात करता हूं यहां पर परचेजेस की, अगर मैंने कैश परचेज की है तो मैं एंट्री नहीं कर सकता परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर क्रेडिट परचेज की है तो एंट्री नहीं कर सकता क्या परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं सीधी सीधी एक बात आपसे कह रहा हूं कि मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने एंट्री करके इसे रिकॉर्ड कर दिया कि नहीं कर दिया। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं पूरे दिन की अपने स्टाफ को बिठा के ये वाली एंट्रियां रिकॉर्ड करवा दूं तो क्या मुझे ये नहीं पता चल सकता कि साबू साहब ने पिछले साल टोटल कैश में सेल कितनी करी होगी। बोलो बोलो। क्या मुझे ये नहीं पता चल सकता कि साबू साहब ने पिछले साल उधार में माल कितना बेचा होगा। क्या मुझे यह पता नहीं चल सकता कि साबू साहब ने उधार में कितना माल खरीदा होगा। बताओ बताओ। सब कुछ पता चल सकता है 101%। अब मेरी बात को समझिए, आप क्या पढ़ते थे। आप पढ़ते नहीं थे, आपको रटवाया जाता था। वट यू हैव स्टडीड, मैं बताता हूं आपको। वट यू हैव स्टडीड। आपको पता है क्या पढ़ाया जाता था। आपको यह पढ़ाते थे अकाउंटिंग इज
a process of identifying financial transactions, classifying them, summarizing them, analyzing them, and communicating financial information टू यूजर्स। ये डेफिनेशन आपको पता है, ये डेफिनेशन ना हमें 11वीं 12वीं क्लास में रटवाई जाती है कि सर अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है सर, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है आइडेंटिफाई करने की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और कम्युनिकेट करने की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। हमें रटवा दी गई और हम रटते रटते आते रहे। अब आप इस एग्जाम्पल से मतलब समझिए भाई। क्या मैं कहूं, जब मैं साबू साहब के यहां पर गया, जब मैं साबू सर के यहां गया तो सबसे पहले मैंने यही देखा कि इनका काम धंधा हो कैसे रहा है। तो बताओ मैंने आइडेंटिफाई करा कि नहीं करा? आइडेंटिफाई करने के बाद क्या मैं कहूं, सबसे पहले जब मैंने रिकॉर्ड करा तो रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल बनाई कि नहीं बनाई? रिकॉर्डिंग कर दी मैंने जर्नल बना के, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद मेरे बेटा मैंने कैश सेल्स को अलग, फोन पे गूगल पे को अलग, उधार की सेल्स को अलग, सैलरी को अलग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को अलग, रेडी या ठेले की मेंटेनेंस को अलग, कैश परचेज को अलग, क्रेडिट परचेज को अलग, सबके अलग अलग लेजर बना दिए कि नहीं बना दिए? तो उसको मैंने बोला क्लासिफाइंग, उसको मैंने बोला क्लासिफाइंग। क्या मैं कहूं क्लासिफाइंग से मैंने लेजर बना दिए। अब क्या मैं बोलूं, जब मैंने कैश सेल निकाल ली पूरे दिन की, जब मैंने कैश सेल निकाल ली पूरे दिन की, अब अगर मैं और आगे चला तो मैंने ये देखा कि भैया अगर मैं एक दिन की निकाल सकता हूं तो मैं पूरे हफ्ते और पूरे महीने की भी निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? बताइए। अगर मैं एक दिन की निकाल सकता हूं तो मैं पूरे हफ्ते की भी निकाल सकता हूं, पूरे महीने पूरे साल की भी निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या काम कर दिया, मैंने समराइजिंग कर दी और समराइजिंग को मैंने बोल दिया ट्रायल बैलेंस। बहुत बढ़िया दोस्त। अब बात को समझो मैं कर क्या रहा हूं। मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा कौन कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी। उसके बाद मैंने जो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी सबको एक जगह रिकॉर्ड कर दिया। सबको एक जगह रिकॉर्ड करने के बाद क्या मैं कहूं, उसके बाद मैंने सबके अंदर अंदर सब क्लासिफिकेशन करी। जब मैंने सब क्लासिफिकेशन करी तो मैंने उसको क्लासिफिकेशन करके उनके छोटे छोटे लेजर बना दिए। ये कैश सेल का है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का है, ये वेजेस का है, ये सैलरी का है। हाँ, फिर मैंने उसको समराइज कर दिया, पूरे साल का लिख डाला उसमें, उसे ट्रायल बैलेंस बोल दिया। और आखिरी में आके मैं बनाता हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के
मैंने ये देख लिया कि मुझे क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हो रहा है, तो क्या मैं कहूं मैंने एनालाइजिंग कर दिया प्लस कम्युनिकेटिंग कर दिया। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने रिकॉर्डिंग करी, मैंने क्लासिफाइंग करी, मैंने समराइजिंग करी, मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। अब बात समझ में आती है बेटा कि ये केवल और केवल रटने की बात नहीं है। अभी तक आपने ये रटा हुआ था, सर व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग देम, क्लासिफाइंग देम, एनालाइजिंग, समराइजिंग देम, एनालाइजिंग देम। अरे ये एक एक स्टेप आपका एक एक चैप्टर बनता है। क्लियर हुई बात? एक एक स्टेप आपका एक एक चैप्टर बनता है दोस्त। जी सर, क्लियर है। तो इसका मतलब हमें यह बात क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग प्रोसेस ही अकाउंटिंग है। अगर आपसे कोई ये कहे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो जो अकाउंटिंग के पूरे प्रोसेस में काम हो रहा है ना, वही अकाउंटिंग का मतलब है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आज आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूं। मैं कहता हूं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे ज्यादा परेशानी होती है बच्चों को, सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है बच्चों को वो होती है, सर हमें यह समझ में नहीं आता डेबिट किसको करना है या क्रेडिट किसको करना है। सर हमें यही समझ में नहीं आता क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें। मैं उसका पूरा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दोस्त देखो, दो अप्रोचेस चलती हैं, दो मेथड्स होते हैं, दो अप्रोचेस चलती हैं। मेथड दो हैं लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा। मैंने बोला मेथड भले ही दो हैं, मेथड भले ही दो हैं, लेकिन दोनों मेथड से डेबिट और क्रेडिट क्या होना है वो सेम ही बात निकल के आएगी। ध्यान से सुनते रहिएगा मेरे बेटा। एक होता है ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब, ट्रेडिशनल मतलब पुराना, पुराना चले आ रहा है, पुराना सिस्टम जो पहले से चला आ रहा है। और मेरे बेटा दूसरा सिस्टम होता है मॉडर्न सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम सस्ता, सुंदर और सटीक, मतलब आसान है, एक बारी में समझ में आता है और टू द पॉइंट लगता है। आपको पता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या, कि पूरी अकाउंटिंग को, फुल अकाउंटिंग को आप कितने पार्ट में बांट दो। ये आ गई मेरे पहली क्लास की बात। अबे अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा, अब तो बताना ही पड़ेगा कि पूरी अकाउंटिंग को अपन लोग कितने पार्ट में बांटते हैं। जल्दी बताइए, पूरी अकाउंटिंग को कितने पार्ट में बांटते हैं हम लोग? सर 5। क्या मैं कहूं हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं? ए, ई, एल, आई और सी। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। ध्यान से देखिएगा, फिर मैंने ये बात भी करी थी, सुनते रहो, एक बारी में सारा समझ में आएगा। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर एसेट और एक्सपेंस में से
अगर एसेट और एक्सपेंस में से कोई भी चीज बढ़ेगी तो डेबिट होगी, घटेगी तो क्रेडिट होगी। लेकिन लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल में से कोई भी चीज बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कोई भी चीज घटेगी तो डेबिट होगी। मैं केवल इन 5 बातों के बेसिस पर आपकी कोई भी जर्नल एंट्री करा सकता हूं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। आप बात को, मैं अभी इसको तो मैं बता ही नहीं रहा कि ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता है, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। आओ पहले इसी को देख लेते हैं। मैंने कहा कोई भी एंट्री कर सकता हूं मैं। देखिएगा स्टेप्स, हाउ टू डिटरमाइन what should be debit and what should be credit। हमें डिटरमाइन कैसे करें कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा? कैसे पहचाने सर कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है? स्टेप 1, identify types of accounts involved। सबसे पहले आप ये देखो कि किस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट दिए हैं। स्टेप 2, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व। फिर ये देखो कि जो अकाउंट दिए हैं उनका नेचर क्या है। क्या वो एसेट है, क्या वो एक्सपेंस है, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो इनकम है, या वो कैपिटल है। AELIC बेसिकली ये आता है, AELIC में से वो चीज क्या है। और फिर स्टेप 3, अप्लाई AELIC रूल्स। आपको ये बातें समझ में आएंगी एग्जाम्पल के साथ। ऐसे तो पता नहीं, सर से घूम गया, सर समझ नहीं आए। एग्जाम्पल देखिए, तुरंत समझ में आएगा। पहले यहां पर इसको हाईलाइट कर देता हूं कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। मैंने कहा केवल 3 स्टेप याद रखो, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में आइडेंटिफाई करना, स्टेप 2 में नेचर आइडेंटिफाई करना और स्टेप 3 में AELIC वाले रूल लगा देना। अभी समझाता हूं, सुनो। रमेश परचेज अन अकेडमी CA फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन for ₹9,000। रमेश ने 9,000 रुपए का अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज किया। पेमेंट इज मेड थ्रू बैंक। पेमेंट बैंक से गई है। अब बेटा इसकी एंट्री आप करोगे कैसे? ये लेक्चर उसके लिए है जो बिल्कुल बेसिक भी देख रहा है ना, उसको सब बात समझ में आएगी कि भैया रमेश ने CA फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन खरीदा है 9,000 रुपए का, और जो पेमेंट है वो बैंक से दी है। अब जरा सोच के देखिए, क्या मैं कहूं AELIC के अंदर इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं कि वो जो 2 अकाउंट हैं उनमें पहला मुझे दिख रहा है फीस, UA का सब्सक्रिप्शन, और दूसरा मुझे दिख रहा है बैंक अकाउंट।
अब मेरी बातों को समझना, ये तो हो गया मेरा 2 स्टेप, मैंने स्टेप 1 पूरा कर लिया। अब स्टेप 2 नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा मेरे बेटा, रमेश ने 9,000 रुपए का सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन खरीदा है, तो क्या मैं कहूं रमेश के लिए तो पहला अकाउंट ये वाला फीस, क्या मैं कहूं ये AELIC में एक प्रकार का एक्सपेंस है। और रमेश ने क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट से दिया है, तो क्या मैं कहूं स्टेप नंबर 2 अकाउंट नंबर 2 बैंक अकाउंट उसका एसेट है। बोलिए, बोलो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? क्या मैं कहूं सबसे पहले तो जो रमेश ने अनअकैडमी की फीस दी है वो फीस उसका खर्चा हो गया। अब बताइए 9,000 रुपए की फीस दे रहा है तो खर्चा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? और अगर खर्चा बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है सर? अगर एक्सपेंस बढ़ता है ना तो डेबिट होता है, तो क्या मैं कहूं यहां मैं एंट्री नहीं कर सकता? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 9,000। 2 क्या मैं बोलूं रमेश के लिए उसका बैंक अकाउंट जिसमें रमेश ने पैसे रखे हुए हैं उसका एसेट हो गया कि नहीं हो गया? पहले उसके बैंक में 9,000 नहीं 10,000 रुपए थे, अब 9,000 का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो बताओ कितना बैलेंस बचा होगा? क्या मैं कहूं केवल 1,000 बचा होगा, तो एसेट घट गया कि नहीं घट गया? और एसेट घट जाता है तो क्रेडिट हो जाता है कि नहीं? तो 2 बैंक अकाउंट, ये हो गया मेरा स्टेप 3। बोलो पूरी बात समझ में आती है? मैंने कहा यार कभी भी आप जर्नल एंट्री में फंस जाओ ना तो हमेशा AELIC को याद रखना। ये AELIC ही आपको अपने जीवन से बाहर निकालेगा। A और E एसेट और एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और जब घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। LIC लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और घटेगी तो डेबिट होगी। अगर आप इन बातों को याद रखोगे तो किसी के पिताजी भी आपका आंसर गलत नहीं कर सकते। मैं आपको और समझाता हूं और ध्यान से सुनिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अब की बार मिस्टर अखिलेश अक्की, इनको गाड़ी का शौक है, इन्होंने एक गाड़ी परचेज करी, परचेज अ कार। एक गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख रुपए की, लेकिन इसके अंदर केवल और केवल 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देते हैं और बाकी 9 लाख रुपए का लोन करवा लेते हैं। 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देते हैं और 9 लाख रुपए का लोन करवा लेते हैं। अब सबसे पहले जो आपको बात को समझना है वो ये समझना है कि इस ट्रांजैक्शन से AELIC पर क्या इफेक्ट हुआ होगा। क्या मैं कहूं सबसे पहले तो मेरे को यह देखना है स्टेप नंबर 1 में अकाउंट इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं भैया सबसे पहले तो कार हो गई, कार के बाद बैंक बैलेंस हो गया और उसके बाद लोन हो गया। बोलो 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि भैया कार मैंने खरीदी है, 1 लाख रुपए मात्र मैंने डाउन पेमेंट कैश में दी है या बैंक से दी है और 9 लाख का मैंने लोन उठाया है। स्टेप 2, इनका नेचर आइडेंटिफाई कर सकता हूं मैं।
अगर मैं आपसे कहता हूं कार, तो कार मेरा एसेट हो गई। अगर मैं आपसे कहता हूं बैंक, तो बैंक भी मेरा एसेट हो गया। और आपसे कहता हूं लोन, तो लोन मेरी लायबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर? कि मैं क्या कर रहा हूं यार, आप मेरे को मुश्किल से मुश्किल जर्नल एंट्री दे दो, मैं बना डालूंगा। उसके पीछे केवल और केवल एक ही चीज है कि अपने लॉजिक बड़े क्लियर हैं। बोलो, बताओ। ठीक है, अब मेरे बेटा यहां तक इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपन चलते हैं स्टेप 3 पे। अपना स्टेप 3 क्या कहता है कि भैया एंट्री करनी चालू करो। इफेक्ट देखो, क्या मैं बोलूं अगर मैं 10 लाख की गाड़ी ले रहा हूं, गाड़ी मेरा एसेट है, गाड़ी मेरे पास आ रही है, तो एसेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? और अगर गाड़ी मेरा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, तो क्या मैं कहूं कार अकाउंट डेबिट हो सकता है 10 लाख रुपए से? बिल्कुल हो सकता है सर। क्या मैं कहूं इसके बाद में 1 लाख रुपए मैं डाउन पेमेंट दे रहा हूं, तो बैंक मेरा एसेट है, एसेट मेरा घट रहा है क्योंकि मैं पेमेंट कर दूंगा, और एसेट घटेगा तो क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट 1 लाख। इसके अलावा मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही 9 लाख से, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट टू लोन अकाउंट 9 लाख। और आप भूलो नहीं, ध्यान से देखो, मेरा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं आ गया यहां पर? कि एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू इफेक्ट्स, वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। एट द एंड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट मैच। यहां 10 लाख से डेबिट हुआ और दोनों को मिला के 10 लाख से ही क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, क्लियर होती है बात बिल्कुल कि हम एंट्रियां कर कैसी रहे हैं? बोलो, हम एंट्रियां कर कैसे रहे हैं? यह बात बिल्कुल क्लियर होती है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर होती है। अभी तो मैंने आपको ट्रेडिशनल सिस्टम, पुराना जो चला आ रहा है, वो बताया ही नहीं है कि पुराने में कैसे काम होगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया, मैंने आपसे बड़ा सीधे सीधे कहा। आज हमारी 5वीं डेमो क्लास है। अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे सीधे एक चीज बोली कि भैया देखो, बड़ा सिंपल है कि जो भी आप अकाउंटिंग करते हो, उस अकाउंटिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले आप किसी भी बिजनेस में जा रहे हो तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी है। जब आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पता चल जाता है, तो उसके बाद आप बात करते हो क्या? उसके बाद आप बात करते हो कि सर उसका इफेक्ट, मतलब उसको रिकॉर्ड कहां करना है। सबको एक जगह रिकॉर्ड करना है, उसको बोलते हैं जर्नल। जब सब एक जगह रिकॉर्ड हो गई, तो उसके बाद आता है लेजर, क्लासिफाई करने के लिए। जब मैंने उसे क्लासिफाई कर दिया, तो क्लासिफाई करने के बाद अब मैं उन सब की समरी बनाता हूं, उसे कहते हैं समराइजिंग ट्रायल बैलेंस। और बाद में आके मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना देता हूं, उसे कहते हैं एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपसे यह कहा कि अकाउंटिंग करना जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी। उसका अपन ने बड़ा सीधा सीधा, सिंपल सिंपल, सच्चा सच्चा हिसाब निकाल दिया है कि भैया ऐसी बात है कि आप AELIC को पकड़ लो और इसकी घुट्टी बना के पी जाओ।
अगर आपका AELIC क्लियर है तो आपको कभी भी अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं होगी। ए मतलब एसेट, ई मतलब एक्सपेंस, एल मतलब लायबिलिटी, आई मतलब इनकम, सी मतलब कैपिटल। ए और ई अगर बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, ए और ई अगर घट रहा है तो क्रेडिट होगा। वहीं LIC बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी और LIC घट रही है तो डेबिट होगी। दोस्तों, हमें एंट्री करते टाइम 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई कर लो जो अकाउंट इन्वॉल्व है उनका नेचर क्या है, मतलब वो एसेट है, वो एक्सपेंस है, वो लायबिलिटी है, वो इनकम है या वो कैपिटल है। और स्टेप 3, एंड में जाके आप उसको क्या कर दो, एडजस्ट कर दो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से। बोलो, बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो। बोलो जी सर। तो दोस्तों 2 बजे से अपना बैच चालू है, 2 बजे मिल रहे हैं। 7 डेज का फ्री ट्रायल है भैया, आइए ट्राई करिए और उसके बाद चालू करिए। पहली क्लास के अंदर प्लस क्लास में पूरा पेपर का पैटर्न बताऊंगा, कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे आएंगी। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, बहुत बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।